Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IT and Scare by अभिषेक जैन। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और वो कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा 4th लेक्चर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया था। अब इसी में मैं थोड़ा एक दो और चीज़ें दिखाऊँ, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर ही हम करते हैं। जैसे मैंने बोला ये बी पार्ट ले लिया 10th का बी। तो यहाँ पे देखिए आप कि कॉस इनवर्स 1/2। तो ये कॉस इनवर्स 1/2 पे तो ये वैल्यू तो आपको मतलब जो अंदर वैल्यू बैठी हुई है 1/2 उसके करस्पॉन्डिंग ये जो कॉस इनवर्स एंगल देगा वो नॉन एंगल है। तो नॉन एंगल है, आपको पता है कॉस इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, दैट इज़ π/3 पे 60 डिग्री पे। और 10 इनवर्स 1/√3 ये कितने पे होता है 30 डिग्री पे, मतलब नेगेटिव वाले में। तो -π/6। ठीक है, इसका आंसर -π/6 आ गया क्योंकि ये वैल्यू हमारी नॉन वैल्यूज़ हैं। तो एंगल भी नॉन निकल जाएगा। जो एंगल नॉन एंगल्स कौन से होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हो गया 10 और बाहर 10 बैठा हुआ था तो 10π/6 मतलब 10π/3 -π/6 करोगे तो कितना मिल जाएगा, आंसर विल भी 10π/6। तो 10π/6 की वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट इसमें भी देखो, यहाँ पे देखो sin π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 4th क्वाड्रेंट में मिलेगी तो -π/6 के करस्पॉन्डिंग। तो -π/6 इसने निकाला है और ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो π/3 π/6 मिल के कितना होगा, π/2 हो गया। और π/2 में उसका साइन लोगे तो आंसर विल भी 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखो जैसे अभी ये बैठा हुआ है 10 इनवर्स 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको इस 2 के करस्पॉन्डिंग हमको ये एंगल नहीं पता होता है। तो इसको फिर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो मैं क्या कर सकता हूँ 10 इनवर्स ऑफ 2, ये पता नहीं है मेरे को तो इसको थीटा मान लेंगे। तो 2 = tan थीटा। देयरफॉर ये यदि थीटा है तो ये 2a1, तो आंसर भी ये कितना होगा √5। तो यहाँ पे यदि मैं कॉस लेने जाऊँ कॉस थीटा कितना होगा 1/√5। तो इसका थीटा कितना हो जाएगा थीटा, और या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा 1/√5 हो गया। और यदि मैंने इसको थीटा माना हुआ है तो मुझे निकालना क्या था कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया, दैट इज़ 1/√5। तो ये आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 था इसके करस्पॉन्डिंग हमको पता नहीं था एक्चुअली, इसलिए ऐसा करना पड़ा। बट इस वाले देखो नेक्स्ट ई वाले पार्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 ये कितना होता है 1/2 के करस्पॉन्डिंग मतलब π/6 पे होता है। तो cos π/6 कितना हो जाएगा, cos π/6 दैट विल बी √3/2। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ। अभी देखो यहाँ पे जो है 3/5 के करस्पॉन्डिंग साइन में नहीं पता है, बट ये पता है कि साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 में कुछ भी आ सकता है और ये वैल्यू है 0.6। तो मतलब ये आ तो सकती है। कॉट इनवर्स के अंदर कोई वैल्यू आ सकती है। तो ये 3/2 आ गया है चलेगा, बट पता नहीं है तो क्या करेंगे इस वाले को अल्फ़ा इसको बीटा मान लेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ ये कितना हो गया 3/5 को आपने मान लिया अल्फ़ा एंड कॉट इनवर्स 3/2 को मान लिया आपने क्या बीटा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 10, इसको यदि अल्फ़ा माना है तो कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा साइन अल्फ़ा = 3/5 और कॉट 3/2 सॉरी आई कैन से कॉट बीटा = 3/2। तो कॉट बीटा 3/2 है तो 10 बीटा कितना हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। तो वो लाके यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ से साइन अल्फ़ा 3/5 है तो फिर 10 अल्फ़ा आप निकाल लोगे ट्रायंगल बना के तो वो आपको मिल जाएगा कितना 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 यहाँ पुट कर दो तो आंसर विल भी 3/4 + 2/3 1 माइनस 3/4 × 2/3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका 17/6। ठीक है, तो बस यही करते हैं हम कि मतलब जब हमको नॉन एंगल बैठा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब नॉन नहीं हो तो ट्रायंगल बना के फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि अभी तक ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x
जो सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या है, कॉस, उसके अंदर आर्गूमेंट में बैठा हुआ है कितना 3 cos इनवर्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को? तो 1 मिनट के लिए यदि मैं आपको इसको बोलूँ तो गिवन क्या है मेरा, गिवन है मुझे cos 3 cos इनवर्स, इसका भी आर्गूमेंट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 मिनट के लिए सोचिए आप, ये वैल्यू मैं यदि इसको बोलता हूँ y, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos y इक्वल्स टू 0। तो cos y इक्वल्स टू 0 होगा तो y की वैल्यू, cos कहाँ कहाँ पे 0 होता है, तो आप बोल सकते हो कि सर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यदि आपको याद होगा, देखो ये पूरी y एक्सिस है, ठीक है ना, इस y एक्सिस पे cos क्या होता है, 0 होता है, मतलब 90 पे भी, फिर इधर माइनस 90 पे, ऐसे इस टाइप से आप चलते जाओगे तो पूरी इस पे होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड, इसी बात को क्या बोलते हैं हम, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर पुट करते जाओगे आप। तो देयरफॉर मुझे क्या मिल गया, 3 cos इनवर्स, अभी बाय मैंने ये माना हुआ था, तो x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। अब इस 3 को यहाँ ले जा सकते हो, s ले जा सकते हो, तो कितना हुआ cos इनवर्स x माइनस 1 2n प्लस 1 अपॉन पाई बाई 6, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में एक बार जानकारी होनी चाहिए, जो हम लास्ट क्लास में आपको ग्राफ वगैरह बता चुके हैं। कॉस्ट का ग्राफ कोई ऐसे बनता है, देखो ये होता है पाई, ये 0 और ये पाई बाई 2। तो ऑब्जर्व करो, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये एक्स एक्स पे वैल्यू कितना ले रहा होगा, ये -1 और दिस विल बी 1, ठीक है। तो -1 से 1 का इसका जो क्या है डोमेन होता है, और 0 टू पाई इसकी, ये किसकी बात चलिए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की, 0 टू पाई उसकी रेंज होती है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, इसको भूल जाओ तो x माइनस 1 को, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कॉस इनवर्स ऑफ दिस, इसके सामने लिखा हुआ है 2n प्लस 1 पाई बाई 6। तो अपन n की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं, बट ये इसको पता है कि सर ये 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी वो वैल्यू एक्सेप्टेड होंगी जो इसमें लाई कर रही होंगी, इस रीजन में 0 टू पाई वाले में। तो हम यदि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 6, नेक्स्ट पाई बाई 6, एन फिर n की वैल्यू 1 पुट किया तो कितना मिला 2 3, दैट मीन्स 3 पाई बाई 6, दैट मीन्स पाई बाई 2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। ये कितना होगा, 1 पुट करोगे तो जाएगा 3, और 3 पाई बाई 6, तो 3 से 6 कट गया पाई बाई 2, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6, n इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो कितना होगा 7 पाई बाई 6। अब एक चीज़, एक बच्चा बोलेगा कि सर मतलब जो ए कॉस इनवर्स x माइनस 1 बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारा कितना वैल्यू ले सकता है, 0 से पाई वाला। तो 0 से पाई में सही वैल्यू ले सकता है। देखो पाई बाई 6 आ गई, एस आ गई, पाई बाई 2 आ गई, एस आ गई, 5 पाई बाई 6 आ गई, बट ये 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 मतलब यदि 7 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया, 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स पाई, मतलब ये वैल्यू पाई से भी बड़ी हो गई। तो ये मतलब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज से बाहर हो गया, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। तो फिर फाइनली ये 3 वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो फिर क्या हो गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे अब होगा क्या, x माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाई 6 कॉमा पाई बाई 2 कॉमा 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो अब एक बार क्या करो, x की वैल्यू जब आप इसको लोगे, मतलब आई कैन से दैट कि ये तो हो गया किसका, कॉस इनवर्स का। तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, मतलब कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, कितना कॉस 30 कितना होता है, √3/2, कॉस पाई बाई 2 पे 0, एंड आई कैन से कॉस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 6 में जो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, दैट मीन्स माइनस √3/2। तो ये हो गया x माइनस 1 की वैल्यू, बट मुझे किसकी चाहिए थी, मुझे चाहिए था ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो x कितनी होगी, एक आएगी 1 प्लस √3/2, दूसरी आएगी 1, तीसरी आएगी 1 माइनस √3/2, ठीक है। यही 3 वैल्यू एक्सेप्टेड है। तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़ बोला था इसने, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या क्या मोल्ड कर सकता था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पूछता आपसे कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछता है एक्स की, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल वैल्यू पूछता है, तो आप सोच सकते हो कि ये वैल्यू इंटीग्रल नहीं है, 1 प्लस √3/2 इंटीग्रल थोड़ा ना है, 1 माइनस √3/2 ये भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, √3 इरेशनल है, इरेशनल डिवाइड बाई 2 वो भी कुछ इरेशनल हो जाएगा, उसमें 1 जुड़ा हुआ है तो वो कुछ मतलब नहीं बनता है। तो एक ही वैल्यू आती है इंटीग्रल, तो इसका आंसर हो जाता है कितना,
इंटीग्रल वैल्यू 1 होती, ठीक है। और इसने बोला था कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स बोला था, तो इसने ऐसा नहीं बोला कि इंटीग्रल की बात चल रही है, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे रेंज निकालना है इस फंक्शन की। तो फंक्शन क्या है, बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको डील कैसे करेंगे आप? तो आप देख सकते हैं ये देखो, ऐसे फंक्शन को, पहली बात तो मैं आपको रेंज के लिए बात करूं और डोमेन के लिए बात करूं, तो आपको पता होगा कि डोमेन हम किसी भी फंक्शन की कब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैंने फंक्शन दिया आपको लॉग, या फिर रूट ओवर लॉग ई एक्स स्क्वायर ऐसे दे दिया, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें क्या करते हैं कि डोमेन के लिए बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब पहले हम इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट जहाँ डिफाइन हो गया फिर लॉग डिफाइन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, तो वो हो गई हमारी डोमेन की बात। और रेंज के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा अंदर से बाहर की ओर आते हैं, मतलब पहले हम एक्स स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर डिफाइन हो गया, फिर हम उसमें लॉग देखेंगे, फिर लॉग देखने के बाद उसका स्क्वायर रूट देखेंगे, तो वो अपना क्या होगा, रेंज होगा। तो इस क्वेश्चन में रेंज पूछा है, तो रेंज के लिए सबसे पहले तो मैं इस अंदर वाले फंक्शन की बात करूँ। लेट्स से कि मैं इसको लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कुछ भी टी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो एक बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है, सर ये तो आपने बताया था, क्या है ये तो उस टाइप का है ना, एक्स प्लस 1/x। तो पता है ये तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाओगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 2 से बड़ी होती है। आपको ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में पढ़ाया गया है, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया गया है। आप इसका प्रूफ के लिए क्या करोगे, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाओगे, तो इन दो नंबर्स पे, इस नंबर पे ए एम लगाओगे तो ये बाई 2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम लगाओगे तो जी एम लगाओगे तो आपको ये करोगे तो आपको आंसर क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगी मतलब। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। मैंने बोला था जरूरी नहीं एक्स हो, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है ए, या फिर यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है ए, या फिर कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है। इसके यहाँ पे ऐसा हो सकता है साइन एक्स प्लस 1/x साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी। तो ये ऐसे ही कुछ फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हमेशा लाई करेगा कहाँ से, मिनिमम वैल्यू 2 है और लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या लेना है, इसका 1 लेना है। तो 1 लोगे तो तुरंत आप जान जाओगे कि ए वैल्यू जो है ना इनइक्वलिटी पलट जाएगी और ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी और इन्फिनिटी हो जाएगा अबाउट टू 0, ठीक है। और आप समझ सकते हो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली इवन फंक्शन है। आप चेक कर लो, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये हमने आपको क्वेश्चन भी कराया हुआ था फंक्शन में, जहाँ पे इवन ऑड फंक्शन पढ़ाया था। इसका ग्राफ भी बना के देखोगे ना आप, तो ग्राफ से भी दिख जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू तो लीस्ट वैल्यू कितनी होगी 0,2, ठीक है, और इसके ऊपर बनेगा, तो ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये वैल्यू अभी दी, जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये 1/2 से 0 के बीच में लाई करेगी। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट मैं कॉस का ग्राफ की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका कॉस इन्वर्स लेना था। तो कॉस इन्वर्स का ग्राफ ऐसे कुछ होता है, तो इसको याद करने के लिए ऐसा हिंदी में अपन जानते हैं ना, ये फा टाइप का बनता है ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं बोल सकता हूँ, और ये वैल्यू होती है -1, ये 1। अब मुझे इसका कॉस इन्वर्स लेना है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दो इनइक्वलिटीज़ हैं, और कॉस इन्वर्स क्या है, ये हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप ऑब्जर्व करो, जब एक्स एक्सिस पे आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो, -1 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो कॉस इन्वर्स एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। देखो पहले -1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पाई दे रहा था, और 0 के करस्पॉन्डिंग फिर कुछ और वैल्यू दिया, यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग तब 0 हो गया। तो आप समझ सकते हो कि ए एंगल जब 0 होगी तो ये सब चीज़ें ऐसी होने लगी हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या होता है कि जब आप इसका कॉस इनवर्स एक्स लोगे, आप, तो फिर से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप देखना यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 लोगे और यहाँ पे कॉस इनवर्स 0 लोगे, तो कॉस इनवर्स 0 पे कितना हो जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स 0 पे एंगल कितना देगा आपको, π/2, और कॉस इनवर्स 1/2 ये एंगल कितना देगा, आई कैन से 3, है ना, ओके। तो अब देखो π/3 एंड π/2 में बड़ा कौन सा है, π/2। तो देखो फिर से इनइक्वलिटी चेंज हो गई कि नहीं। तो बस आपको यही फाइंड करना था, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो ये करेगी कहाँ से, π/3 क्लोज से लेके π/2 ओपन तक। तो ऑब्जर्व करिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, बी इज़ द राइट आंसर। तो याद रखना है अपने को कि जब कॉस इनवर्स की बात चल रही हो तो इनइक्वलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है कि इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्यों?
क्योंकि भाई कॉस इनवर्स जो फंक्शन है ना वो हमारा क्या है, वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट यदि मैं यही इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता साइन इनवर्स, तो क्या करते हैं आप, कुछ साइन इनवर्स में कोई इक्वलिटी चेंज नहीं होती। क्यों? साइन का यदि आपको ग्राफ याद होगा, मैंने आपको कराया था, तो साइन का ग्राफ आप बनाइए, बना देंगे, तो साइन का ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। तो देखिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो मतलब यहाँ -1 की करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू थी और 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू थी बाई की, तो मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं साइन की करस्पॉन्डिंग सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज। जैसे ये था 1/2 और ये था 1/e⁻x प्लस e⁻x ग्रेटर देन 0। अब कोई मैं आपसे पूछता कि रेंज फाइंड करिए इस फंक्शन की, साइन इनवर्स ऑफ 1/e⁻x प्लस e⁻x, तो इसकी क्या होता। अब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लेता हूँ, साइन इनवर्स लेने से यहाँ पे इनइक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन जो है मैंने आपको लिखवाया भी था कि साइन इनवर्स फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, बट कॉस इनवर्स में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 की वैल्यू कितनी होगी, ये 0 के करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब इस एंगल, इस ए एंगल कौन सा होगा, 0, और ये कौन सा होगा, π/6। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, आप समझ सकते हो, 0 छोटी है, π/6 बड़ा है, तो 0 से π/6, π/6 पे क्लोज आएगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कुछ 4-5 पार्ट है। एक बोलता है पहला कि डोमेन एंड रेंज निकालना है मुझे। एक पहला फंक्शन लेता हूँ मैं, कॉस इनवर्स ऑफ दिस। ये क्या है, ये जो ऐसा लिखा हुआ है, मान लेना ये फंक्शन जो है GIF है, और ये जो लिखा हुआ है ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, ये कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो मुझे इसकी क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला अभी कि डोमेन के लिए हमको क्या करना है, अंदर से बाहर, मतलब फंक्शन को ऐसे देखना है, पहले बाहर वाली चीज़ को डिफाइन करना है, फिर अंदर x तक जाना है। और रेंज के लिए हमको अंदर से बाहर की तरफ जाना है, मतलब पहले अंदर वाले जो चीज़ लिखी हुई है उसको देखना है, उसके बाद बाहर वाली वैल्यू को देखना है कि वो डिफाइन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि अब यहाँ पे देखो, मैं यदि इसकी बात करूँ कॉस इनवर्स, इसकी डोमेन की बात करूँ, तो आपको पता है ये जो फंक्शन है कॉस इनवर्स, यदि मैं कॉस इनवर्स x की बात करूँ, ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स x फंक्शन जो है, आपको याद होगा इसका ग्राफ अभी बताया था इस टाइप से फा। ठीक है, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू पाई, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है 0 से पाई में। तो x कहाँ से कहाँ लाई करता है, आपको ध्यान होगा, देखो एकदम से अभी दिखाया था, अभी तो इनक्लूडिंग चेंज हो जाएगी, तो मतलब -1 से 1 में। देखो ये वैल्यू -1 है, ये वैल्यू 1 है, हो रहा है बस। तो यदि ये फंडा आपको समझ में आता है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ये जो अंदर वाली चीज़ है वो इसमें कितना ले सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग -1, 0, 1, क्योंकि ये तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू, तो -1 और 1 के बीच में 3 ही इंटीजर आएंगे। तो बस देख सकते हो, मैं बोलूँ इफ़ यदि मैं इसकी वैल्यू -1 लेता हूँ तो x कहाँ से लाई करेगा, तो ये तो आप सबको पढ़ा चुका हूँ मैं GIF फंक्शंस में, कहाँ से लाई करेगा, -1 से 0 तक जाएगा, मतलब ये -1 है, ये 0 है, तो -1 से 0 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे इसके अंदर, तो इसकी उसकी फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। सिमिलरली इफ़ मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 0, देन x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x करेगा आपका कहाँ से, 0 से 1 के बीच की, 1 नहीं लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैं बोलूँ कि इफ़ मैंने बोला इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली, देन नेक्स्ट लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक ही लाई करेगा। तो बस अब मैं देखूँ मेरे पास 3 ही इंटीजर थे, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, तो फाइनली मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ दिस, तो डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, देखो यहाँ से -1 से 0 तक गई, बट यहाँ पे उसने बोला कि 0 यहाँ पे नहीं लिया था, यहाँ 0 ले लिया है, तो 0 पूरा आ गया है। यहाँ पे 1 नहीं लिया था, यहाँ पे ले लिया है, तो 1 भी आ गया, अब 2 तक जाएगा, तो फाइनली -1 से 2 ओपन के साथ। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ देखो, एक बोलता है सर -1 से, एक बोलता है 1, एक बोलता है 2, मतलब एक ऐसे बोलता है, मैं आपको समझाऊँ कैसे, एक बोलता है यहाँ पे 0 भी आएगा, एक बोलता है ऐसे चलो, ये वाला बोल रहा है, दूसरा बोलता है नहीं सर ऐसे चलो, ये बोला इसने, देखो इसमें 0 से 1 में, 1 पे ओपन है, और एक ने बोला है कि नहीं सर 1 पे क्लोज ले लो और 2 पे ओपन चलो, तो फाइनली -1 से
2 तक पूरा, तो ये डोमेन होगी इसकी। ठीक है, अब मैं रेंज की बात कर लेता हूँ। तो रेंज की बात करूँ तो आप समझ सकते हो कि यदि मैं बोलूँ x की वैल्यू -1, तो आपको तो ये तो पता ही है कि इसमें 3 ही इंटीजर आएंगे। 3 इंटीजर कौन कौन से हैं, वो है -1, 0, 1। यदि मैं -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बात करूँ तो आपको याद होगा ये होता है मेरा कॉस इनवर्स x का ग्राफ। तो देखो ये वैल्यू -1, ये 0, ये 1। तो -1 के करस्पॉन्डिंग ये कितना देता है, पाई। 0 के करस्पॉन्डिंग बताइए, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना देगा, दिस इज π/2 ए ग्राफ। और 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, ये 0। तो फाइनली आप देख सकते हो इसकी रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यू आने वाली हैं, वो भी कौन कौन सी मैं बोलूँगा। अब x की वैल्यू -1 था तब मतलब कितना देगा, पाई एंगल। जब x की वैल्यू 0 हुई, x की वैल्यू 0 हुई तो ये π/2 देने लगा है। और अब x की वैल्यू 1 हुई, ओके आप ऑब्जर्व कर लो, इसके अंदर डाल के देख लो वैल्यू, -1 का क्या होगा, -1 तो फाइनली पाई देगा। और 1 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0। तो इसकी रेंज जो इस वाले फंक्शन की रेंज की बात करूँ तो रेंज कितना होगा, सिर्फ 3 वैल्यू होंगे। तो 3 वैल्यू के लिए कर्ली ब्रैकेट लेंगे हम। कर्ली ब्रैकेट मतलब कौन कौन सी हो गई, एक 0, एक π/2 एंड एक पाई। ठीक है, और डोमेन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितना, दैट इज -1 से 2 ओपन तक। पहला हो गया, दूसरा करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स e⁻x। तो मुझे इसका क्या निकालना है, डोमेन रेंज। तो ऑब्जर्व करो इस साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी बैठा हो वो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। साइन इनवर्स की यदि मैं ग्राफ की बात करूँ तो आपको पता होगा साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे कुछ होता है। तो एक्स एक्सिस पे मैं बात करूँ तो ए वैल्यू -1, ए वैल्यू 1, और ये एंगल π/2 यहाँ पे, ये -π/2। तो आप देखो कि अंदर कुछ भी बैठा हो साइन इनवर्स हमारा -1 से 1 के बीच में ही ले सकता है। तो साइन इनवर्स जो अंदर बैठा हुआ है -1 से 1 के बीच में ही ले सकता है। तो इस बात को मैं कैसे बोल सकता हूँ, अंदर क्या बैठा हुआ है, अंदर तो e⁻x बैठा है, तो e⁻x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से 1। ठीक है, क्योंकि हमने बताया डोमेन के लिए अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो अंदर पहले मतलब सॉरी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो बाहर क्या है फंक्शन, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये जो फंक्शन है वो हमारा इसमें लाई कर देगा। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ऐसे सोचिए यदि मैं इस फंक्शन को बोलता हूँ y, मतलब y = e⁻x, और इसको बोलता हूँ मैं y = -1, तो आप इसको मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ को, दोनों ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करो। और उसमें से आपको क्या करना है, लेट्स से मैंने बोला एक y = e⁻x, बोला y = -1, तो आपको क्या करना है कि e⁻x मैंने यदि बना दिया ऐसे, तो ये पॉइंट क्या होगा 0,1, और ये क्या है y = -1, y = -1 कहाँ होगा, इधर कहीं पे यही होगा। तो क्या इन दोनों में मैं बात करूँ आपको, तो इन दोनों में बड़ा ग्राफ कौन सा होगा, मतलब इसने क्या बोला e⁻x को बड़ा होना चाहिए -1 से, तो वो तो है, देखो है बस। नेक्स्ट मैंने बोला ये वाला e⁻x < 1, तो इसको बोला मैंने y = e⁻x, इसको बोला y = 1। तो देखो यदि y = 1 की बात करूँ तो यहाँ से लाइन पास करेगी। तो अब उसने बोला है कि मुझे वो ग्राफ चाहिए जहाँ पे ये 1 बड़ा होना चाहिए, e⁻x छोटा होना चाहिए। तो 1 बड़ा होना चाहिए, तो देखो 1 यहाँ पे बड़ा है, बट इस पॉइंट पे 1 इक्वल हो गया है। और नेक्स्ट इसके बाद इक्वल चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है, बट इसके बाद क्या है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा कि वो नहीं ले सकते हैं। तो हमारा फाइनली मैं इस ग्राफ को देखते हुए मैं क्या बोलूँगा, इस इनइक्वलिटी को चेक करूँगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये -a क्या है, पॉइंट -∞, मतलब पॉइंट तो नहीं होता है, -∞ कोई नंबर नहीं होता है, बट दिखाने के लिए क्या बोलेंगे, -∞ से कहाँ तक, 0 तक, -∞ से 0। अब एक बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे क्लोज आएगा ओपन आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या था, =2 था, इक्वल था मतलब 1 और 1 के इक्वल। तो 1 और 1 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे 0। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन होगी। अच्छा, तो अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज आप कैसे देखोगे, करस्पॉन्डिंग यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे इतनी है तो y की वैल्यू कितना ले सकता है ये फंक्शन। देखो -∞ to 0 में, देखो -∞ to 0 में ये -∞ था और ये 0, इतना ग्राफ बना। इतना ग्राफ को लेते हुए कर्व ने कितना लिया है, सिर्फ इतनी वैल्यू, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो इसने लिया है 0 से 1 के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग इस x के करस्पॉन्डिंग y कितना मिला है आपको, 0 से 1। ठीक है, 1 पे क्लोज होगा क्योंकि 1 मिल रहा है। तो यदि आप इस पर्टिकुलर वैल्यू का साइन इनवर्स लेने जाओगे तो
इसका साइन इनवर्स लोगे तो आपको ग्राफ से मैं दिखा देता हूँ साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो कि 8.0 है, 8.1 है, तो बस के वन की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी ये π/2, क्योंकि हमको e⁻x से थोड़ा ना मतलब था, हमको मतलब था किससे, साइन इनवर्स ऑफ e⁻x से, इसलिए हमको अब साइन इनवर्स के ग्राफ में जाना पड़ेगा। इसके ग्राफ में जाएंगे तो 0 से 1 वाले रीजन में 0 पे तो 0 ही होगा, बट 1 की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी होगी π/2 होगी। तो फाइनली जो ए बाय दिया था, गिवन बाय जो था, लेट्स से इसको मैंने बाय बोल देता हूँ कैपिटल बाय, अदरवाइज तुम्हें कन्फ्यूज होगी, दोनों बाय सेम नहीं है। तो ये जो बाय इक्वल्स टू आपको दिया हुआ था साइन ऑफ e⁻x साइन इनवर्स, तो ये कहाँ से कहाँ लगी करेगा, ये करेगा कहाँ से, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेट्स से e⁻x हमारा ये कहाँ से कहाँ वैल्यू लाई कर रहा है, इतना, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो उसका साइन इनवर्स जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से π/2 क्लोज में, ये 0 ओपन है और π/2 क्लोज तक, ठीक है, समझ सकते हो ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन की डोमेन हो गई है और रेंज हो गई है, ठीक है। चलिए अब एक और देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट कौन सा था, तीसरा। नेक्स्ट ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, मुझे इसकी डोमेन रेंज देखना है। तो ऑब्जर्व करूँ कि ये क्या है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैंने आपको इसका ग्राफ दिखाया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कि ये x की हर वैल्यू ले लेगा, बट उस x की वैल्यू लेने पे y की वैल्यू क्या देगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब याद होगा आपको कि a हमेशा इसकी वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, बट ये जो x है ना, अंदर कुछ भी हो सकता है, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देयरफॉर इस पर्टिकुलर की डोमेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, दैट इज x बिलोंगिंग टू r, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं तो फिर हम इसका कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसे कुछ होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये पाई, ये 0, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1। तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, कौन सा, ए, मतलब ए वाला, ये कहाँ से लाई करता है, 0 से 1 के बीच में। तो मैं इसका कॉस इनवर्स लेने जाऊँगा, कॉस इनवर्स लूँगा तो मैंने आपको बताया इनइक्वलिटी पे साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1। तो कॉस इनवर्स 0 की करस्पॉन्डिंग कितना एंगल मिलने वाला है आपको, कॉस इनवर्स 0 करस्पॉन्डिंग एंगल विल बी π/2, देखो ये मिल रहा है, तो ये π/2 होता है, और कॉस इनवर्स 1 की करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 0। देयरफॉर इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो दिया हुआ था आपको ये कहाँ से लाई करेगा, 0 से π/2 के बीच में। देयरफॉर 0 पे ओपन, π/2 पे क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट में इसी का ही जो था एक चौथा ये दिया था आपको। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी सेम उसी तरह सोचोगे जैसे ये सोचोगे कि भाई यहाँ पे x की हर वैल्यू ले लेगा, तो डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। बट ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये वाला, ये लाई करता है 0 से 1 के बीच में, और आपको पता है साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वैल्यू हमारी 1, ये -1, ये एंगल यहाँ पे -π/2, ये π/2, ठीक है, 0। तो यदि मैं इसका साइन इनवर्स लेने जाऊँ तो इनइक्वलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम। तो साइन इनवर्स 1, तो देखो 0 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0, और 1 के करस्पॉन्डिंग 0 करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0, और 1 की करस्पॉन्डिंग जिसमें यहाँ पे कितना है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं आएगा, तो कितना होगा, π/2, 1 की करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, π/2, ऐसा कुछ। तो देयरफॉर ये फंक्शन जो है ना मेरी, इसकी रेंज होगी 0 से क्लोज से लेके π/2 ओपन तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, लास्ट वाला जो दिया था आपको, क्या दिया था, अच्छा, कॉट इनवर्स ऑफ सिग्नम ऑफ x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ये कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ x है, तो ऑब्जर्व करो सिग्नम का, यदि आपको ग्राफ याद होगा कि सिग्नम सिर्फ और सिर्फ देखो ऐसा कुछ होता था, याद करो अच्छी तरह से, समझ में आनी चाहिए बात कि ऐसा कुछ होता है, मतलब सिग्नम हमेशा x लेस देन 0 होगा तो उसके लिए वैल्यू हमेशा ये वाली देता है -1, x इक्वल टू 0 पे 0 देता है, और x ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू हमेशा 1 दे देता है, ठीक है। तो बस मतलब मैं यहाँ पे x की कुछ वैल्यू ले सकता हूँ, तो x बिलोंगिंग टू r, देयरफॉर डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, x बिलोंगिंग टू r। और मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो पता है ये पर्टिकुलर फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यू देता है, दैट इज -1, 0 एंड 1, ठीक है। तो -1, 0 और 1। तो इसका यदि मैं आपको बोलूँ कि कॉट इनवर्स के ग्राफ में ढूंढो, तो कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, याद करो जल्दी से, कैसे बताया था, ये 0, ये मेरा पाई, तो यूँ होता है कुछ ऐसा कुछ, ये हो गया मेरा π/2।
तो अब मुझे एक दिखना है -1 की करस्पॉन्डिंग, तो ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखो -1 की करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलेगी और 0 की करस्पॉन्डिंग यहीं पे π/2 मिल जाएगा, 1 की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिलेगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि -1 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, मतलब कॉट इनवर्स -1, ये कितना होता है 3π/4 की करस्पॉन्डिंग, और कॉट इनवर्स 0 की करस्पॉन्डिंग ये कितना होगा अगेन π/2, सॉरी आई मीन π/2, एंड कॉट इनवर्स ऑफ 1 की करस्पॉन्डिंग होगा π/4। देयरफॉर इसकी रेंज में 3 वैल्यू आएंगे, दैट इज़ कौन कौन सी, बोलो आप, π/4, π/2, 3π/4। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप ये चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिया है कि रेंज पूछा जा रहा है और फंक्शन आपको दिया हुआ है क्या, कॉट इनवर्स, उसके अंदर क्या है लॉग, इसका बेस है 4/5 और इसका भी आर्गूमेंट कितना है लॉग का, दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो रेंज पूछा है, तो आपको रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, फंक्शन में बोला था ये बात। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अंदर से बाहर मतलब कि आपको ये देखना है कि ये जो कॉट इनवर्स ये है ये किस इंटरवल में लाई करने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस वाली चीज़ के लिए डील करेंगे कि भाई तुम बताओ तुम कहाँ लाई करोगे, तो बोलेगा कि हम यहाँ से यहाँ लाई करेंगे। तो फिर इससे बोलेंगे भाई इसका लॉग कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो वो जो पता चल गई, फिर उसके बाद बोलेंगे भाई तुम्हारा कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ लगेगा। तो ऐसे तो पहुँचोगे ना आप, तो अंदर से बाहर की तरफ रेंज के लिए, और डोमेन के लिए आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो। ठीक है ना, ये तो आप जानते हो ऑलरेडी, इतने क्वेश्चन फंक्शन में भी कर चुके हो। तो मैं यदि इसकी बात करूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, लेट्स से मैंने बोला ये कुछ फंक्शन है y मान लिया 5x² - 8x + 4। तो इसकी मैं आपको इसकी रेंज की बात करूँ तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, ये तो मतलब एक्चुअली में क्वाड्रेटिक है। तो इसका a कितना है 5, b कितना है -8 और c कितना है 4। तो आपको पता होगा कि इसका a > 0 है, तो ग्राफ इसका समथिंग इस टाइप से होने वाला है, चाहे ये वाला हो जाए, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे वो ऐसा हो जाए। बट एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात होगी, डी यदि इसका ग्रेटर देन यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे <0 होगा, यहाँ पे डी = 0 होगा, यहाँ पे डी > 0 होगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये जो पॉइंट होता है, रेंज की बात करूँ तो ये पॉइंट तो तीनों के लिए, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, ये कितना होता है -d/4 से लेके इन्फिनिटी, ये होता है। ठीक है, तो इसका डी हम निकाल लेते हैं पहले। तो डी कितना होगा कि आप ऑब्जर्व करोगे तो 64 - 4 × 5 × 4, दैट मीन्स -16। ठीक है, 80, हाँ 80 में से 64 जाएगा -16, तो ये -16 है डी। तो डी आपका <0 आया हुआ है, मतलब एक ग्राफ ए वाला बनने वाला है जो मैंने पहले बनाया था। तो बस इसकी कोई दिक्कत नहीं, रेंज तो -d/4 से इन्फिनिटी होने वाली है। तो -16 / 4 × ए कितना है 5 से इन्फिनिटी, मतलब 4 से काट दो तो कितना होगा 4/5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आ गया इसका, इस मतलब मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक की रेंज आ गई अभी। तो अब मुझे उसका लॉग लेना है, वो भी लॉग कौन सा लेना है जिसका बेस क्या दिया है आपको 1 से छोटा। तो बेस 1 से छोटा होता है, तो आपको याद होगा लॉग के दो ग्राफ होते हैं, एक तो एक इंक्रीजिंग वाला और दूसरा होता है डिक्रीजिंग वाला। तो डिक्रीजिंग वाला लेंगे क्योंकि इसका बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, बट 1 से बड़ा होता तो इसका ए वाला ग्राफ बनता। ठीक है, तो मुझे 0 से 1 वाले में लिखना है। तो इसने बोला है कि सोचो आप कि 4/5 इसकी रेंज है इस वाले की, मतलब मिनिमम वैल्यू है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऑब्जर्व करोगे ए पॉइंट कितना होता है 0,1, 4/5 1 से छोटा है एस, तो ये 1 हो गया, मतलब ए यहाँ पे होगा 4/5। तो 4/5 के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ यहाँ पे कुछ टच कर रहा होगा एस। नेक्स्ट 4/5 से आगे आगे का ग्राफ लेना है आपको, मतलब ये पूरा ग्राफ लेना है क्योंकि 4/5 से आगे आगे इन्फिनिटी तक जाना है। तो 4/5 के करस्पॉन्डिंग लॉग कितना देगा, तो आप सोचो लॉग 4/5 और 4/5 बेस आर्गूमेंट सेम हो जाएगा तो बन दे देगा ये। तो देयरफॉर ए वैल्यू जो यहाँ पे होगी y एक्सिस पे वो कितना होगा 0,1। तो आप बोलोगे कि सर ये 1 से जाएगा, नेक्स्ट अब ये जाएगा आगे कहाँ तक जा रहा है, पूरा आगे इन्फिनिटी तक। तो लॉग में बेस छोटा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा -इन्फिनिटी तक, मतलब ये वैल्यू कहाँ से हो रही होगी, अब 1 से आगे नहीं जाएगी, ये जाएगी -इन्फिनिटी टू 1 जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो मतलब अब ये इतनी बात डिफाइन हो गई यहाँ तक। तो मैं बोलता है ये क्वेश्चन में इतना पूछा होता कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस log 4/5 ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होता -इन्फिनिटी टू 1। बट उसने बोला नहीं कॉट इनवर्स भी देखना है।
तो कॉट इनवर्स देखना है तो बढ़िया एक बेस्ट पार्ट क्या है, ग्राफ बना लो कॉट इनवर्स का। तो बनाता हूँ मैं आपको यहाँ पे ग्राफ से दिखाता हूँ। तो देखो कॉट इनवर्स का यहाँ पे आपको पता है कि ये 0 से पाई में आता है पहली चीज़, और ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। ये पॉइंट मेरा पाई/2 है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि मुझे -∞ to 1 वाला लेना है, मतलब यहाँ से आइए अब -∞ पे और ये 1 होगा, ठीक है। तो आप सोचो -∞ से तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, पाई के पास जाएगी। देखो -∞ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहाँ जाएगी, पाई की, मतलब पाई नहीं लेगा क्योंकि असिम्प्टोट है ना, तो पाई नहीं लेगा। -∞ करस्पॉन्डिंग है पाई की तरफ जाएगी, बट 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। तो देखो अब कुछ नहीं करोगे आप, इस 1 को आप उसमें डाल के देख लोगे। तो कॉट इनवर्स 1, मतलब ये पॉइंट यदि ए ग्राफ बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का है तो उसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, बाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1। तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, मतलब कहाँ पे होता है 1, पाई/4 पे। तो देयरफॉर ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, पाई/4। अच्छा, और आगे पीछे -∞ तक, तो -∞ करस्पॉन्डिंग तो ये पाई को जाएगा, बट पाई नहीं लेगा, पाई के असिम्प्टोट है। देयरफॉर इसकी जो पर्टिकुलर की रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ ले करेगी, पाई/4 से लेके पाई तक, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन आएगा ग्राफ का काम में यहाँ तक बस, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 के आगे फिर नहीं आएगा ग्राफ। तो यहाँ पे नहीं लेगा, बट 1 के पीछे पीछे का सारा ग्राफ लेगा। देयरफॉर इस पाई पे क्या होगा, ओपन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। समझ में आ गई होगी बात, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे आपको डील करना आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कौन सा नंबर था, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, आपको क्या बोला है, पढ़िए कि रेंज ऑफ, आपको इस फंक्शन की रेंज दी हुई है, कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ, जिसके अंदर एक क्वाड्रेटिक है, मतलब उसके आर्गूमेंट में 3x² प्लस bx, एक b फंसा हुआ है, bx प्लस 3, और जहाँ पे x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। इसकी जो मतलब रेंज दी है आपको, दी है 0 क्लोज से लेके पाई/2 ओपन तक। तो बोला है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b, मतलब b की जितनी वैल्यू आएंगी उनका आपको सम करना है पहले, फिर उसका स्क्वायर लेना है, वो किसके इक्वल आएगा वो देखना है आपको, ठीक है। कैसे डील करोगे, तो सबसे पहली चीज़ कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, अप्रोच क्या होगी हमारी, कि भाई इसने क्या बोला है, देखो पहले तो tan इनवर्स का ग्राफ बताओ। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ए पाई/2 ऊपर, आपको पता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाई करता है एस, और ये कुछ ऐसा कुछ, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, देखो ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब देखो उसने बोला है कि रेंज जो है, इसने खुद बोला हुआ है कि ये हमको ए वाला पोर्शन तो इसने बोला ही नहीं है, मतलब इसने खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमको -पाई/2 से 0 वाला तो नहीं होगा, मतलब इसकी रेंज जो इस पर्टिकुलर फंक्शन है ना वो ए वाला आ रहा होगा, मतलब ठीक है ना। तो हमको 0 से पाई/2 वाला ही देखना है हमको। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं कि हम खुद इस पर्टिकुलर फंक्शन की यदि मैं रेंज की बात करूँ तो निकालते हैं पहले, फिर देखते हैं कि 0 से पाई/2 में कैसे क्या होगा। तो अंदर क्या एक क्वाड्रेटिक बैठी हुई है 3x² प्लस bx प्लस 3, तो इसका मुझे रेंज की बात करूँ यहाँ पे तो a ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से बोल जाएगी -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। यदि a लेस देन 0 होता तो क्या होता, -∞ टू -d/4a तक हो जाती, बट यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 था, लास्ट क्वेश्चन में भी a ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि -d/4a से इन्फिनिटी, तो ये कितना होगा, देखो आप इसका डी निकालने जाऊँ तो डी कितना आएगा बोलिए, ठीक है। तो -d/4 से इन्फिनिटी इसकी हो जाएगी, इस वाले की, ठीक है, और उसका आप tan इनवर्स ले लोगे, ठीक है। तो कि मैं आपको बोलूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने बोला है जैसे कि सर आपको इसने खुद बोल दिया है कि tan इनवर्स जो है वो आपका लाई कर रहा है, तो हम उल्टा सोचते हैं। देखिए ऐसा कुछ इसने बोला है कि ये 0 से पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका हम tan ले लेंगे, तो हमको क्या होगा 3x² प्लस bx प्लस 3, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, tan 0 से लेके, और ये tan पाई/2 पे कितना होता है, इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं यदि इसकी बात करूँ, ये जो आपको अंदर क्वाड्रेटिक बैठी हुई है, तो इस क्वेश्चन ने बोला है कि 0 से इन्फिनिटी में लाई कर रहा है इसकी रेंज, और आप इसकी रेंज इस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल सकते हो -d/4a से इन्फिनिटी में, तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। मतलब मैं आपको बोलूँ कि ये जो है ना, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है 3x² प्लस bx प्लस 3, इसकी रेंज क्या है 0 से इन्फिनिटी,
और आपको पता है कि इस फंक्शन की रेंज हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, तो क्या होगा माइनस डी बाई 4a से 0, देयरफॉर आपको माइनस डी बाई 4a 0 के इक्वल कर दो, तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल कर दो, बस डी की वैल्यू 0 के इक्वल कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब मैं इसका डी निकालूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, मतलब बी की वैल्यू 4 दिया 12 36, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक 6 आई है एक माइनस 6 आई है। तो इसने क्या बोला है, इस बात को समझो अच्छी तरह से, इसने बोला है कि ये नहीं बोला है कि आप बी स्क्वायर मतलब जो वैल्यू आई है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कर दो, ये नहीं बोला है इसने क्या किया है, इसने बोला है कि पहले आप क्या करेंगे, इनका सम लेंगे सबका, तो सम लीजिए फिर उसका स्क्वायर कीजिए। तो ये नहीं पूछा था, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36, इसका स्क्वायर 36, तो आंसर पे भी 72 पे आंसर लगा देंगे। नहीं, पहले हम को इन दोनों का जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 दैट इज़ 0, 0 का स्क्वायर दैट इज़ 0। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। लेट जी फ्रॉम r टू 0 टू पाई बाई 3, मतलब इसकी डोमेन दी है आपको रियल नंबर एंड इसकी को डोमेन दी है 0 टू पाई बाई 3, 0 पे ओपन है पाई बाई 3 पे क्लोज्ड है, ये डिफाइंड है और जी जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है क्या, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोला जा रहा है कि मुझे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के निकालनी है, मतलब ये जो अंदर के फंसा हुआ है इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ के निकालनी है कि जी जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव बन जाए। सर्जेक्टिव जानते हो आप, आपको फंक्शन पढ़ाया गया था डेट इज़ ऑन टू। ठीक है, मैंने फंक्शन के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ऑन टू फंक्शन जो होता है वो हमारा सर्जेक्टिव होता है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल होती है। तो मतलब आप समझ सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है ये जो को डोमेन दिया है ना, मतलब को डोमेन कितना दिया हुआ है दैट इज़ 0 टू पाई बाई 3, तो वही उसकी रेंज है मतलब। तो इनडायरेक्टली उसने क्या बोला है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 3 के बीच में। ठीक है ना, तो बस तो कुछ है ही नहीं है। अब देखो ये जो कॉस इनवर्स वाला फंक्शन है, इसका यदि आप कॉस उधर ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स जो फंक्शन है मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ बार बार इतनी देर से कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि इसने बोला है 0 से पाई बाई 3 में जाना चाहिए, मतलब ये 0 से लेके इधर कहीं ये पॉइंट आपको पता है 1 होगा, तो 1 की करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू यहाँ पे मिलती है हमको 0, बट इसने बोला है यहाँ पे पाई बाई 3 तक ही जाना है, क्योंकि ये वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो पाई बाई 3 जो है ना वो पाई बाई 2 से छोटा होगा, तो सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 3 होगी, तो यहाँ तक मुझे जाना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए वाला पोर्शन ही लेना है इस ग्राफ का। तो देयरफॉर आप समझ सकते हो यदि मैं इसका मतलब कॉस लेने जाऊँगा तो कितना होगा कॉस 0, ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा कॉस ऑफ पाई बाई 3, बट इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इनइक्वलिटी का साइन चेंज करोगे तो कितना होगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है आपको पता होगा दैट इज 1/2, मतलब ये जो वैल्यू अंदर वाली वैल्यू है वो 1/2 के से बड़ी है बट 1 से छोटी है। तो बस इसको डील करना आपको आना चाहिए। ये तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, इसको तो आपको खुद आता है एक्चुअली। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एक ऊपर क्वाड्रेटिक बैठी हुई है और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक बैठी हुई है, तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक फॉर्म दिया हुआ है जिसकी रेंज आपको निकालना ऑलरेडी आता है। तो इसको डील करने के लिए आपको दो इनइक्वलिटी सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज़ एक ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, और दूसरा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है 1 से छोटा। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और बताइए के की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ठीक है, या फिर आप इसको मेथड 2 से ऐसे भी कर सकते हो क्या कि मैं आपको बोलूँ आपको ये दो अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मेरे को एक इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज़ दिख रही है क्या कि नीचे बैठा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर बैठा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के वाला। तो इसको अपन कैसे कर सकते हो कि आप एक काम करो, ऊपर यदि मैं ऐसे करूँ कि ऊपर मैं एक 1 जोड़ता हूँ एक 1 घटा देता हूँ, ठीक है,
तो ये कितना होगा, ऐसे कुछ यही होगा। तो अब देखो A1 इधर उठाया तो ये कितना बन गया, ये हो गया 1, और इधर कितना बचा, 1 माइनस k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, 1/2 से यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है, तो आप फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जल्दी से। देखो एक बच्चों, इस 1 को आप इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो कितना होगा 0, 1 पॉजिटिव है, अभी कुछ नहीं होगा, तो 0 पे माइनस k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर कितना होगा उधर जाने के बाद, दैट इज़ 1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा। अच्छा, तो अब इस माइनस को यदि उधर ले गए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 0, और ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जर्व कर सकते हो, एक तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया, कैसे कि ये 2 सॉल्व करने पड़ते हैं अलग अलग, बट एक आपका सॉल्व हो गया है। कैसे हो गया मैं आपको दिखाऊँ, जैसे इस वाले को उठाता हूँ, फर्स्ट वाले को, मतलब k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू नीचे जो बैठी हुई है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ k प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब k की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ये एक आ गया। दूसरा क्या बचा है, दूसरा ये है, इसको और इसको उठा लो, मतलब k प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो अब इसको सॉल्व करना आपको फिर से वैसे ही ले जाए, -1/2 इधर ले जाओ, मतलब k प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको क्या करोगे अपन, इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, देखो मैं दिखाऊँ, जैसे एक क्वाड्रेटिक ही तो है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसे है कि लेट्स से ऐसे बोल सकता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस इसको उधर ले जाओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और ये जो वैल्यू है ये एक क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक का क्या सॉल्व आएगा, ये आएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे देगा, और ये कितना होगा -2k नहीं +2k + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इस माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर -2k, और ये -2, ये -2 हो जाना चाहिए था, बट ये +1 होना चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड -1, ऐसे कुछ होगा, आई कैन चेक इट आउट, -2k ये हो गया, और ये +1 दैट -1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब कोई भी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो कब होता है, जब उसका d लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। समझो ना आप, याद है क्वाड्रेटिक में ये f(x) यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो वो कब होगा, जब उस फंक्शन का, इस फंक्शन का देख लो आप, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देख सकते हो ये फंक्शन हमेशा उसका d जो होगा लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसका d लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दो, तो आपको k का इंटरवल मिल जाएगा। तो यहाँ से एक k इंटरवल a मिल गया और दूसरा a मिल गया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, यू विल गेट टू नो आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा मच गया है, बहुत ज़्यादा मच गया है, लेकिन आप समझ सकते हो, इतने होशियार हैं आप लोग, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ए विल बी द आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बोला है कि द वैल्यू ऑफ p जो है ना, p बिलोंग्स टू r है, फॉर विच ये इक्वेशन दी है, साइन इनवर्स इसके अंदर एक लॉग की 2 डिग्री इक्वेशन दी हुई है, टेन इनवर्स इसके अंदर लॉग की 2 डिग्री इक्वेशन दी हुई है, कॉस इनवर्स इसके अंदर भी 2 डिग्री इक्वेशन दी है, और इसकी वैल्यू p के इक्वल है, तो ये पजेस सॉल्यूशन पजेस करना चाहिए इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के एक चीज़ अपन ऑब्जर्व करो, पहले सारे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, पहले एक ही की देखता हूँ मैं, साइन इनवर्स अंदर जो बैठा हुआ है, अंदर क्या बैठा हुआ है, log 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 लॉग जिसका बेस 10 है प्लस 2। तो यहाँ पे एक बच्चा बोले कि सर इसको यदि अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो देखो सोचो ऐसे कि मैं यदि log x टू द बेस 10 इसको बाय मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। तो एक चीज़ अब ऑब्जर्व करो कि यदि मैं इस 2 को लिखता हूँ 1 + 1, तो कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 और एक +1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका बाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। और बाई -1 का होल स्क्वायर यदि ये हो गया है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है। देखो 0 से होगी, क्योंकि स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर फंक्शन है, तो आपको पता है ये ग्राफ हमेशा 0 लेगा मिनिमम वैल्यू, और 0 कब होगा, जब इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये फंक्शन 0 से इन्फिनिटी लाई करने वाला है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी इसकी। तो मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात करूँ तो ये क्या होगा, log 10
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि यही तो मेरा वाई था, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, जीरो के इक्वल। क्यों क्यों जीरो के इक्वल की है मैंने, क्योंकि ये हमारा हमेशा स्क्वायरिंग फंक्शन है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू में आपको बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब ये आपका 2 डिग्री है, इवन फंक्शन है। यहाँ पे मैं बोलूँ इसका क्वाड्रेटिक जो अपन ने किए हुए हैं पहले पिछले क्लासेस में वगैरह, तो यहाँ पे 2 डिग्री पावर की है, तो यहाँ पे ये कभी भी मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ग्राफ हमेशा ऊपर रहने वाला है। तो देयरफॉर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरो से मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो जीरो की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं देखूँ तो देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है अंदर जो बैठा हुआ है बात, ये जीरो के इक्वल हो गया। तो एक्स की वैल्यू कब होगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब 10 हो, एक्स की वैल्यू 10 हो तभी तो होगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व कर लो कैसे, log 10x इक्वल्स टू 1। तो एक्स इसको चेंज करो, एंटी लॉग ले लो, तो 10⁻1 दैट इज़ 10। तो एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेस एंड आर्गूमेंट सेम हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 होगी, 1 - 1 0। तो देयरफॉर बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको ये समझ में आ गया कि एक्स की वैल्यू 10 हो तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो हमारा। और एक बात और सोचने वाली बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ये तो हो गया मेरा, ये जो मैंने ये दिया था, बट इसमें आगे लगा था साइन इनवर्स। तो आपको एक चीज़ तो बताइए कि ये साइन इनवर्स लगा हुआ है, इसकी वजह से अंदर तो कुछ भी हो, -1 से 1 के बीच में ही लाई करने वाला है। मतलब जो मैंने इतनी कहानी बोल दी अभी तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये होगा वो होगा, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका रीजन है। रीजन क्या है कि बाहर साइन इनवर्स बैठा हुआ है, तो साइन इनवर्स बैठा हुआ है तो इन्फिनिटी तक तो नहीं जाने वाला है। मिनिमम वैल्यू ये जीरो जरूर लेगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये -1 भी नहीं लेने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये वैल्यू जीरो लेगा। और साइन इनवर्स की खुद की जो है कैपेसिटी है वो 1 तक जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में लेगा। तो ये 1 पे देख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ये वैल्यू पर्टिकुलर 0 हो जाए, तो वो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो देयरफॉर आप इस फैक्ट का यूज करो, एक्स की वैल्यू 10, तो पूरी इसमें बात करूँ इस इक्वेशन में, अब एक्स यहाँ पे 10 पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए अब आंसर। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस, मतलब x की वैल्यू 10 पुट कर दूंगा तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रियल सॉल्यूशन पजेस्ट करेगा। देयरफॉर ये हो गया प्लस 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 1 - 2 + 2 प्लस कॉस इनवर्स 1 - 2 इक्वल्स टू, यही पी के इक्वल दिया हुआ है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे -1। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2 के करस्पॉन्डिंग, टेन इनवर्स 1 π/4 के करस्पॉन्डिंग, और कॉस इनवर्स -1 सेकंड क्वाड्रेंट में देखना होगा, दैट इज पाई माइनस 0 दैट इज पाई। तो देयरफॉर यही पी की वैल्यू आ गई। तीनों को सॉल्व कर दो, कितना होगा 4, 2π + पाई प्लस 4π, तो 4 + 6 7 π/4 दैट इज द आंसर। पी की वैल्यू उसने पूछी थी, आंसर आपको डी मिल गया है। ठीक है, तो बात समझ में आगे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, भयानक सा, और सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला है कि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब XYZ के ऐसे, जैसे इसको क्या बोलते थे, ऑर्डर पेयर बोलते थे ना, x, y, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो इसने बोला ऑर्डर ट्रिपलेट XYZ, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये क्वेश्चन दिया आपको, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू π²/4 प्लस सेक इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स z का होल स्क्वायर। तो बोला है कि ऐसी कितनी ट्रिपलेट्स होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। समझ में आ रही बात। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिया हो ना, तो हमेशा इस क्वेश्चन को ये समझ लेना कि इसमें ऐसा कुछ भी लॉजिक लगने वाला नहीं है। इसमें से हमेशा हम साइन इनवर्स x, सेक इनवर्स y या फिर tan इनवर्स z जो आपको दिए हुए हैं, इनकी हम मैं रेंज का यूज़ करूँगा, रेंज की एक्सट्रीम वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यदि मैं आपको साइन इनवर्स x की बात करूँ, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2 में। ठीक है, अच्छा, और कॉस इनवर्स x की बात करूँ तो वो आपको पता होगा, वो भी आपका 0 से पाई में लाई करता है। तो इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो इसने बोला उसका होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x यदि मेरा लाई करता है -π/2 से π/2 में, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, देखो याद होगा ये सब चीज़ें। यदि ये मैं बोलूँ इस फंक्शन की बात करूँ, देखो ये वाला फंक्शन है मेरा ए, तो यदि ये वैल्यू मैं
स्क्वायर करूँगा तो आप समझ सकते हो कि ये वैल्यू पहले जो आपकी -π/2 थी, -π/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, मतलब वहाँ पे हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आपकी इसके करस्पॉन्डिंग, वन के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो भी सेम हो जाएगी, मतलब -π/2 का स्क्वायर बन जाएगा कितना, π²/4। पाई इसका भी कितना हो जाएगा, बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा स्क्वायर वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर कहाँ से अप्लाई करेगा, साइन इनवर्स x का 0 से π²/4 में, मतलब ये वैल्यू जो है ना ये दोनों ही सेम हो जाएंगे जब आप स्क्वायर करोगे, बट मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो आप उसका नेगेटिव वाला जो नहीं होगा तो ये 0 से π²/4 में लाई करेगा, ठीक है। और 0 से π²/4 में होगा तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू 0 से π²/4 होगी। तो अब आप सोच सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यदि बात करूँ इस क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड पे या तो 0 हो सकता था एक्सट्रीम वैल्यू, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 0 लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली, या फिर मैं बोलूँ मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू π²/4। तो 0 तो इसको ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है 0, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक टर्म दिख रहा है π²/4, तो मैं यदि इसकी वैल्यू को π²/4 बोल देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यदि मैं इसको π²/4 बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या है π²/4, मतलब बाकी दो को क्या होना पड़ेगा, बाकी दो को ये वाला जो फंक्शन बैठा हुआ है फंक्शन एक साथ 0 होना पड़ेगा, मतलब सेक इनवर्स बाई की वैल्यू 0 के इक्वल होनी पड़ेगी एंड टेन इनवर्स जेड की वैल्यू 0 के इक्वल होनी पड़ेगी। तो जेड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 0, मतलब ये 10 0 कितना होगा 0, एंड सेक 0 कितना होता है बताइए, देयरफॉर आंसर विल बी 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक बाई जेड की एंड बाई की वैल्यू समझ में आ गई, तो फिर एक्स की कितनी होगी, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ही तो हमने लिया है, वो कितना लिया है π²/4 लिया है कि नहीं। तो फाइनली इसको यदि मैं स्क्वायर को खोलूँगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दैट इज ये आएगा +-π/2, +-π/2, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 और -1, दो वैल्यू आएंगी, तो 1 और -1 आएंगे तो ऑर्डर ट्रिपलेट कितने बन जाएंगे, एक बार 1 ले लो एक्स का तो बाई अभी भी 1 ही रहने वाला है और जेड 0 भी रहने वाला है, बट एक बार -1 ले लो 1 0, देयरफॉर दो ट्रिपलेट्स बनेंगे, आंसर विल बी 2, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने में है, क्वेश्चन पढ़िए। लेट f(r2) इसकी डोमेन जो दी हुई है वो दी है मुझे रियल नंबर, एंड इसकी जो कोडोमेन दी है मुझे दी हुई है कितना -π/6 लेके π/4 ओपन तक, और बोला है फंक्शन डिफाइंड है क्या, tan इनवर्स x² + 1/x² + √3। तो ऑब्जर्व करो ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, कैसे देखते हैं। तो बोला क्या है फंक्शन, अच्छा जो फंक्शन दिया है वो चेक करना है मुझे कि इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव है, कि इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव नहीं है, ये सब आपको। इंजेक्टिव मतलब होता है क्या 1 1, सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है ऑन टू, नॉट इंजेक्टिव मतलब मैनी 1, और नॉट सर्जेक्टिव मतलब इन टू। तो आपको पता है कि इस फंक्शन की कोडोमेन इसने दी हुई है कितना π/6 से लेके पॉजिटिव π/6 से लेके π/4 तक। तो आप इसकी रेंज निकालोगे, यदि रेंज भी इतनी ही आ जाए तो आप बोलोगे फंक्शन सर्जेक्टिव है। 1 1 भी आपको चेक करना आता है, तो आप ये सब चेक आप करेंगे और आप मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है। और इसकी रेंज निकालने के लिए आपको इसको उसका इफेक्ट यूज कर सकते हो कि ये जो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बताया था आपको कैसे डील करते हैं, बाई इक्वल्स टू मान लेना x² + 1/x² + √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक क्वाड्रेटिक बनाना, उसका डी वगैरह चेक करना, जैसा भी आप जानते हैं। x की वैल्यू रियल नंबर दी हुई है तो d > इक्वल्स टू जो भी आपको समझ में आता है मैंने आपको बढ़ाया हुआ है उससे आप चेक करेंगे, वो आप मेरे को आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पक्का करके आप मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है, क्या आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें क्या है कि मैच द कॉलम दिया हुआ है और कॉलम 1 में आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, कॉलम 2 में उनकी रेंज दी हुई है, तो मुझे मैच करना है कौन से फंक्शन की रेंज होगी। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि देखो ये चारों के आर्गूमेंट सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आर्गूमेंट दिया हुआ है हमको x + 1/(x), तो इसको हम रीडिफाइन कर लेते हैं। इसको रीडिफाइन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में फिर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं यदि इस अंदर वाली चीज़ को पहले देख लूँ कि ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं,
कि आपको पता है ये मोड एक्स है, तो मोड कैसे खुलता है, यदि मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये प्लस की तरह खुल जाएगा, तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स, और एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव की तरह, तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं एक क्या हुआ कि जब मैंने एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला तो ये मॉड एक्स एक्स की तरह खुल गया, जब एक्स लेस देन जीरो हुआ तो ये माइनस एक्स की तरह। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं जैसे केस वन। केस वन क्या है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था तो बाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बना है। तो ये तो कैसे है, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, ये लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर अपॉन लीनियर, तो क्या करो एक्स को बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, बाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स वाई प्लस बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप कि मैं इधर इस वाले फॉर्म को यहाँ ले जाता हूँ, मतलब बाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो वन माइनस वाई, विच मीन्स कि x इक्वल्स टू बाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स वाई के इस फॉर्म में लिख गया। अब क्या कर सकते हो आप कि इसने बोला था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो फाइनली आप बोलोगे कि वन वाई माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसका रूट कितना होगा वाई माइनस जीरो, इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब वाई माइनस वन, तो माइनस वन बाहर किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब देखो ऊपर वाले का रूट जीरो, नीचे वाले का वन, प्लस माइनस प्लस, बट नीचे माइनस वन है, तो इसलिए हमारे इक्वल्स टू होने के बाद भी हमको वन वाला रूट को कंसिडर नहीं करना होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, जीरो से वन ओपन के साथ, क्योंकि यहाँ पे वन जो है डिनोमिनेटर में है। नेक्स्ट केस टू कह सकते हैं। केस टू क्या होगा कि जब x लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, बाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो इसको भी ऐसे करो, तो बाई माइनस बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ से मैं बाय यहाँ पे लेता हूँ तो x इंटू वन प्लस बाय, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बाय अपॉन वन प्लस बाय, तो देयरफॉर x लेस देन जीरो है, तो मतलब इसकी वैल्यू को जीरो के लेसन कर दो, तो बाई माइनस जीरो एक रूट और नीचे वाले का कितना होगा माइनस वन रूट, मतलब इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाऊँ तो एक माइनस वन जीरो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो दोनों ही ओपन के साथ आने वाले हैं, मतलब बाई बिलोंगिंग टू माइनस वन से जीरो। अब दो अलग अलग केस हैं तो दोनों अलग अलग केसेस का क्या लेते हैं हम, यूनियन। देयरफॉर हम यहाँ पे ले सकते हैं बाई बिलोंगिंग टू, एक बोलता है कि लेट्स यहाँ देखो माइनस वन, ए जीरो ए वन, एक बोलता है जीरो से आगे आगे बट वन नहीं लेना है, एक बोलता है माइनस वन और जीरो के बीच का, माइनस वन से जीरो के बीच का। देयरफॉर इन दोनों के इंटरसेक्ट यूनियन लोगे तो कितना मिलेगा, माइनस वन से वन ओपन के साथ। ठीक है, तो ये तो अंदर वाली बात आ गई, तो ये चीज़ आ गई मेरी, मैंने इसको बाय बोला था। अब मुझे देखना है साइन इनवर्स इसमें कैसे लाई कराएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको अपन दिखाते हैं नेक्स्ट पेज पे। मतलब मेरा जो बाय आया है वो आया माइनस वन से वन, और बाय मैंने किसको बोला था, एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, इस फंक्शन को। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस वन से वन, तो इसका साइन इनवर्स लोगे तो ये कितना होगा, साइन इनवर्स माइनस वन और ये साइन इनवर्स वन। ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये तो कितना दे देगा, माइनस पाई बाई टू, साइन लिया था मैंने, साइन इनवर्स लिया था तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ सेम रहेगी, जो हमको निकालना था फर्स्ट पार्ट था जो मेरा ए था, और ये पाई बाई टू हो गया। ठीक है, तो मतलब ये लाई करेगा मेरा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो इसकी रेंज आ गई पाई बाई टू टू पाई बाई टू। नेक्स्ट मेरे को यदि इसका मुझे कॉस इनवर्स लेना था, तो मैं कॉस इनवर्स जब लेने जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो फंक्शन है वो कॉस इनवर्स का ग्राफ आपको पता है ऐसे होता है समथिंग, दैट इज़ कि जब हम देखो ये माइनस वन से वन की तरफ जा रहे हैं, माइनस वन से एक्स एक्सिस माइनस वन से वन की तरफ जा रहे हैं, तो ये बाई एक्सिस वाला जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर ये चेंज हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स वन हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन, ये वैल्यू पाई होती है, कॉस इनवर्स माइनस मतलब वन जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, पाई और जीरो के बीच में। जब मैं इसका टेन इनवर्स लेने जाऊँगा तो टेन इनवर्स फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन और ये टेन इनवर्स ऑफ वन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देयरफॉर इसका आंसर कितना होगा, माइनस पाई बाई फोर, इस वाले का आंसर कितना होगा, पाई बाई फोर। चौथा पार्ट क्या था, कॉट इनवर्स, तो मैं कॉट इनवर्स ले जा रहा हूँ, तो कॉट इनवर्स फिर से डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ग्राफ होता है। देखो ये पाई है ये जीरो है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है, देखो ऐसे,
तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा कॉट इनवर्स ऑफ -1, दैट इज़ कॉट इनवर्स ऑफ 1। तो ये तो जो फंक्शन था वही था, कॉट इनवर्स -1 कहाँ देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पाई माइनस π/4, और ये कितना हो जाएगा π/4, दैट मीन्स ये 3 π/4 से लेके π/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा देता हूँ मैं आपको कौन कौन से मैच करेंगे। मतलब कि fx पहले वाले का आंसर आया था कितना s, मतलब a मैच कर रहा है s से, a π/2 से। दूसरा कॉस इनवर्स वाले का कितना आया था अपना, देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ 0 to π, तो ये p हो गया b का। टेन इनवर्स वाले का कितना आया था -π/4 से π/4, तो ये हो गया इसका आंसर r हो गया। और k वाले इस वाले का d वाले का इसका आंसर आया था π/4 to 3 π/4, तो ये q से मैच करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कैसे हमने डील किया है। ठीक है, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन वाले जो भी थे हमारे 20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं इसमें, तो मैं बोलूँगा इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।